हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिरुचि वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अभिरुचि वाले टॉपिक में अभिरुचि को हमने समझ लिया था। साथ ही साथ सिविल सेवकों के लिए जो आधारभूत मूल्य हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि सिविल सेवकों के लिए कौन कौन से मूल्य हैं जो आधारभूत मूल्य के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमने उसका एक मूल्य भी हमने पढ़ लिया था। आज से हमें जो मूल्य पढ़ने हैं उसी के आगे वाले मूल्य हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, दया, इन सभी मूल्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले मूल्य को, जिसका नाम है वस्तुनिष्ठता। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि वस्तुनिष्ठता वास्तव में है क्या। तो जो आप ऑप्शनल वाले क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, क्या वही वस्तुनिष्ठता है? क्योंकि हिंदी में उसी में लिखा रहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कीजिए। तो हाँ, वास्तव में वही कहलाता है वस्तुनिष्ठता। अर्थात बहुत सारे विकल्पों में से सही विकल्प जो कि तथ्यों के आधार पर जिनको निकाला जाता है उनको चुनना क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता कहलाती है। इसको यदि हम पारिभाषिक रूप से देखें, परिभाषा की दृष्टि से देखें, तो क्या होगा? किसी विषय पर जो लिया गया निर्णय होता है वह प्रमाणिक सही विकल्पों और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। किस किस पर होना चाहिए? प्रमाणों पर, सही तथ्यों पर और सही विकल्पों पर आधारित होना चाहिए। अर्थात यदि छोटे से शब्दों में बात कहें तो विषय के गुण दोषों के आधार पर यदि हम निर्णय लेते हैं तो वह कहलाती है वस्तुनिष्ठता। ध्यान रखना, एक निष्पक्षता थी, तटस्थता थी और एक वस्तुनिष्ठता है। तटस्थता में भी हम क्या करते हैं? उसमें भी हम अपने आप को जो निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं? तथ्यों के आधार पर लेते हैं, लेकिन उसमें हम पूर्वाग्रह की अवहेलना कर देते हैं, पूर्वाग्रह को लेकर नहीं चलते हैं। और वस्तुनिष्ठता में हम क्या करते हैं? तर्कों की सहायता लेते हैं, प्रमाणिक तथ्यों की सहायता लेते हैं और उसके आधार पर वस्तु के गुण दोषों का अध्ययन करते हैं और गुण दोषों के आधार पर हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। तो क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठता। अब मन में प्रश्न आता है कि वस्तुनिष्ठता को क्या लोक सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य मानना चाहिए? तो हाँ, मानना चाहिए। उसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। समझते हैं हम कि क्यों वस्तुनिष्ठता को लोक सेवकों के लिए आधारभूत मूल्य माना जाता है। तो वस्तुनिष्ठता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक अपने कर्तव्यों का पालन सभी नागरिकों को एक समान मानकर तटस्थ रहते हुए करे। अर्थात जब व्यक्ति वस्तुनिष्ठ होगा तो वह क्या करेगा? जैसा भी निर्णय लेगा वो तटस्थ रहकर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्यों का पालन सही तथ्यों, सही विकल्पों के आधार पर करेगा, वस्तु के या व्यक्ति के गुण दोषों के आधार पर करेगा। तो जब वह इस तरीके का निर्णय करता है तो वह कैसा माना जाता है? तटस्थ निर्णय माना जाता है और यह लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगली बात करें इसी के विषय में, तो सिविल सेवकों को कई विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं और यदि वह वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, क्या लिखा है? यदि वह वस्तुनिष्ठ नहीं होता है तो वह इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कैसा इस्तेमाल कर सकता है? गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसे गुण दोष से मतलब होगा और ना ही तथ्यों से मतलब होगा। वो सिर्फ खुद का फायदा देखेगा या जो उसे आश्रय दे रहे हैं या जिसके साथ उसका गठजोड़ चल रहा है वह सिर्फ उसका फायदा देखेगा। इसीलिए भी वस्तुनिष्ठता बहुत ही जरूरी होती है। अगली बात करें, जब नैतिक दुविधा की स्थिति आती है, अर्थात बहुत सारे विकल्प उसके सामने आते हैं, तो उन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनने का रास्ता वस्तुनिष्ठता ही उसे दिखाती है। अर्थात नैतिक दुविधा के समय सही निर्णय पर पहुंचने में क्या मदद करती है? ये मदद करती है। कौन? वस्तुनिष्ठता। आगे बात करें हम तो नीतियों और योजनाओं के निर्माण के दौरान लाभार्थियों को तर्क संगत रूप से चुनने के लिए भी कौन मदद करेगी? वस्तुनिष्ठता ही मदद करती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने परिभाषा में ही देखा है कि वस्तुनिष्ठता क्या करती है? तर्कों के आधार पर निर्णय लिया जाता है या वस्तु के गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जब आपको पता है कि जो योजना निकली है वो वास्तव में किन के लिए निकली है, लाभार्थी वास्तविक तौर पर कौन है, जब आपको ये पता होता है तो आप निर्णय कैसा लेंगे? तर्क सहित लेंगे, अर्थात तर्कहीन निर्णय आप नहीं लेंगे। और आपकी जो योजना है, योजना के क्रियान्वयन में फायदा किनको मिलेगा? वास्तविक लाभार्थियों को मिलेगा। आगे बात करें तो घटनाओं जैसे कि सांप्रदायिक दंगों के समय
है ना, या सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति होती है उस स्थिति के समय सही आकलन करने में और निष्पक्षता बरतने में भी वस्तुनिष्ठता आपकी सहायता करती है। क्लियर है? तो ये इतने सारे गुण हैं, और भी गुण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि यह एक सिविल सेवक को देश के कानून को सभी पर बराबर लागू करवाने की प्रेरणा देती है। तो इन आधार पर क्या होता है, वस्तुनिष्ठता लोक सेवकों का आधारभूत मूल्य या आधारभूत गुण माना जाता है। समझ में आया? क्यों आया? तो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि क्या करता है। एक तो सिविल सेवकों के लिए कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं, यदि वस्तुनिष्ठ नहीं होगी तो वह गलत निर्णय लेने लगेगा या अपने स्वार्थ के हित में निर्णय लेने लगेगा। दूसरा, यदि वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो समाज में न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, वह निर्णय जो है तटस्थ रहकर नहीं ले पाएगा, वह अपने कर्तव्यों का पालन तटस्थ रूप से नहीं कर पाएगा। जो योजनाएं बनी हुई हैं जिनका क्रियान्वयन उसे करना है, उनका क्रियान्वयन वह वास्तविक तौर पर नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके निर्णय में क्या होगा, तटस्थता नहीं होगी, और तटस्थता ना होने के कारण वास्तविक लाभार्थियों को उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ जब नैतिक दुविधा होती है, बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उन विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनने में भी उसको समस्या आती है, और इन सभी का जो समाधान है वो कौन करता है, वह वस्तुनिष्ठता करती है। इसीलिए वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवकों का आधारभूत मूल्य माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या कहलाता है। तो यहां शब्द को समझिए, समर्पण। समर्पण अर्थात क्या होता है, तन मन धन के आधार पर आप किसी चीज या किसी वस्तु या लोक सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, तो वो क्या कहलाता है, समर्पण। यदि आप लोक सेवा के लिए समर्पण कर दें तन मन धन से, तो वह लोक सेवा के प्रति समर्पण हो जाता है। यदि आप ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें तो वह ईश्वर के प्रति समर्पण हो जाता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या होता है। तो ये क्या होती है, मनः स्थिति होती है, एक ऐसी मनः स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से क्या रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। प्रतिबद्ध मतलब कोई भी परिस्थिति हो जाए या कोई भी परिस्थिति आ जाए, वह हर परिस्थिति में अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी पूर्वक करेगा। क्या है, ईमानदारी के आधार पर अपने कार्य को पूर्ण करेगा। इसमें लोक सेवक अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान औपचारिकता की जगह किस पर देते हैं, सकारात्मक परिणाम पर देते हैं। बात ध्यान रखना। समर्पण में क्या होता है, जब आप किसी भी चीज के लिए अपना तन मन धन अर्पित कर देते हैं, मनः स्थिति से, अपने आंतरिक रूप से, अपनी अंतरात्मा से उस कार्य को सही तरीके से करना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे, क्या आप औपचारिकता को देखेंगे? नहीं, आप औपचारिकताएं पूरी नहीं करेंगे। इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं एक उदाहरण से। मान लीजिए आप सिविल सेवक हैं और आपकी ड्यूटी 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। अब आप 11 बजे जाते हैं और 5 बजे आ जाते हैं, चाहे आपका काम हो पाए या ना हो पाए। तो यदि इस तरीके से आप करते हैं तो आपको समर्पण नहीं माना जाएगा, आपको आपके कार्य के प्रति समर्पित नहीं माना जाएगा। आखिर कौन सा व्यक्ति समर्पित होगा? व्यक्ति वह समर्पित होता है जो समय को ध्यान नहीं रखता, वह कार्य को ध्यान रखता है कि उसे जो कार्य सौंपा गया है वास्तव में वह उसी दिन उसको अच्छे तरीके से कर पाता है या नहीं। यदि वह उसे अच्छे तरीके से कर पाता है और वह समय का ध्यान नहीं रखता कि मुझे 11 से 5 ही जाना है, कभी उसको 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, वह समय का ध्यान ना रखे, वह कार्य के परिणाम का ध्यान रखे, तो उसे क्या माना जाता है, उसे उस कार्य के प्रति समर्पित माना जाता है। और यदि यही कार्य लोक सेवक करे लोक सेवा के प्रति, तो वह लोक सेवा के प्रति समर्पण माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम कि आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देने चाहिए जिसके आधार पर हम समझें कि वह व्यक्ति उस चीज के लिए या लोक सेवा के प्रति समर्पित है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहला, लोक सेवक को कार्यकालीन समय को ना देखते हुए पहले और बाद तक उत्साहपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। कैसे कार्य करते रहना चाहिए? उत्साहपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। अर्थात उसे जो लक्ष्य प्रदान किया गया है उस लक्ष्य को अंतः मन से करना चाहिए, और जब तक कि उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, उसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उस कार्य को तन्मयता के साथ करते रहना चाहिए। उसे समय का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मेरी ड्यूटी तो 11 से 5 है तो मैं 11 से 5 ही जाऊं, या 11 से 6 तो 11 से 6 ही जाऊं। उसको क्या करना चाहिए? कार्यों के प्रति पूर्ण समर्पित रहना चाहिए, तन्मयता से उस कार्य को करना चाहिए। वंचित वर्गों की लगातार सहायता करते रहना चाहिए, जिससे वह अपने आप को संतोष महसूस करें। मतलब क्या है?
जब आप लोक सेवक हैं और लोक सेवक का मुख्य कार्य होता है जन सामान्य के प्रति कार्य करना, जनता के कल्याण का कार्य करना। अर्थात इसमें लिखा है कि जो वंचित वर्ग हैं, यदि आप उसके लिए लगातार कार्य करते रहते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि आपके लिए जो कार्य दिया गया था वही कार्य आपने तन्मयता के साथ किया है। इसलिए इस पॉइंट को भी इसमें रखा गया है कि किस व्यक्ति को लोक सेवा के प्रति समर्पित माना जाएगा या कब व्यक्ति को लोक सेवा के प्रति समर्पित माना जाएगा, जब वह वंचित वर्गों के लिए लगातार कार्य करता रहे, साथ ही साथ अपना कार्य अपनी आंतरिक मन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से करते रहे, समय का ध्यान ना दे। आगे, ज्यादा से ज्यादा संसाधन उन वर्गों पर खर्च करना चाहिए जिसे उसकी अधिक जरूरत हो। अर्थात क्या होता है, जब आपके पास बजट आता है या आपको योजना का क्रियान्वयन का काम सौंपा जाता है तो आप योजना के क्रियान्वयन में यह ध्यान नहीं रख पाते हैं कि वास्तविक लाभार्थी कौन है और हमें किन्हें ये संसाधन पहुंचाने हैं। लेकिन यदि आप सही तरीके से गणना कर कर जिन व्यक्तियों को जिस चीज की आवश्यकता अधिक है उन्हें अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएं, जिनको कम है उन्हें कम मात्रा में उपलब्ध कराएं, यदि इस तरीके से कार्य करते हैं तो क्या माना जाएगा कि आप लोक सेवा के प्रति कैसे हैं, समर्पित हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाता है तो आप आगे बढ़कर उसकी सहायता कीजिए। मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको पेंशन चाहिए थी, पेंशन के लिए वो अप्लाई करता है लेकिन बहुत सारे ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे वह अर्जित नहीं कर पा रहा है, वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी मदद करेंगे। ये तभी आप लोक सेवक के प्रति समर्पित माने जाएंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य है उस व्यक्ति की सहायता करना, उसे उसका जो हक है वो दिलाना, चाहे वह कमजोर हो या वह दयावान हो। क्लियर है? तो व्यक्ति कैसा भी हो, गरीब हो, असहाय हो, अशक्त हो, कैसा भी हो, उसकी आगे बढ़कर मदद करना आपका क्या है, कर्तव्य है। और आप अपने कर्तव्यों का जब सही तरीके से निर्वहन करते हैं तभी आप लोक सेवा के प्रति समर्पित माने जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान नियमों पर ना देकर किस पर देना चाहिए, सकारात्मक परिणामों पर देना चाहिए। अर्थात जैसे कि कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप नियम मत बताइए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, आप इस तरीके से कार्य कीजिए तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। आप उसकी सहायता कीजिए, आप उस योजना के परिणाम पे जाइए कि क्या यह योजना कितनी मात्रा में सफल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, या जो योजना का क्रियान्वयन है उसमें लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं और आपने उस योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से किया है तो माना जाएगा कि आप लोक सेवा के प्रति समर्पित हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं समानुभूति को। समानुभूति क्या होती है? ध्यान रखना, दो शब्द होते हैं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानुभूति। लोक सेवक के लिए जो आधारभूत मूल्य है वह समानुभूति है, ना कि सहानुभूति। समानुभूति में भावनात्मक तौर पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को, स्थिति को, समस्या को उसी तरीके से समझने का प्रयास करता है जिस स्थिति से वह व्यक्ति समझ रहा है, जिस पर वह समस्या आन पड़ी है। समझने का प्रयास करना, जैसे कि आप एक दोस्त के यहां जाते हैं, उसके यहां चोरी हो गई है, वह दोस्त बहुत दुखी होकर बैठा हुआ है, आप जाते हो और आप उसे सांत्वना देते हो। सांत्वना किस तरीके से देते हो, जब आपके मन में वही दुख, वही दर्द उठ रहा है जो कि आपके दोस्त के मन में उठ रहा है। तो जब इस तरीके से दर्द उठे, उसकी स्थिति तुम समझो और स्थिति को समझते हुए दुख प्रकट हो, तो वह कहलाता है समानुभूति। और सहानुभूति क्या होता है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको आप जानते नहीं है, उसके यहाँ चोरी हो गई और आप जाते हो और वो दुखी बैठा हुआ है और आप भी उसको देख के बोलते हो हाँ हाँ ठीक है, चोरी हो गई है, बहुत दुख की बात है। इस तरीके से आप सांत्वना प्रकट करते हो, तो वो होता है सहानुभूति। क्यों? क्योंकि आप उसकी मना स्थिति को नहीं समझ रहे हो। आपको नहीं लेना कुछ कि उसकी स्थिति क्या है, चोरी से उस पर क्या प्रभाव पड़े हैं, उस पर क्या विपदा आन पड़ी है, बस वो दुख प्रकट कर रहा है तो आपने भी जाकर दुख प्रकट कर दिया, तो वो होता है सहानुभूति। और यदि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हो, उसकी स्थिति के अनुसार स्थिति को समझते हुए अपने ऊपर ले रहे हो कि ऐसी स्थिति में आखिर क्या विकराल समस्याएं आती हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? समानुभूति। चलिए हम परिभाषिक तौर पर समझ लेते हैं समानुभूति को।
तो व्यक्ति की वह गहरी भावनात्मक समझ, कैसी है ये? भावनात्मक समझ है, भावना के आधार पर उत्पन्न होती है। तो व्यक्ति की वह गहरी भावनात्मक समझ जिसमें वह स्वयं को दूसरे लोगों की स्थिति से जोड़कर, ध्यान रखना क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति की स्थितियों से जोड़ रहा है, जोड़कर उनकी मन स्थिति को समझते हुए समस्या के स्वरूप उसकी गहनता को महसूस करता है, उसे कहा जाता है समानुभूति। समझ में आया? क्या है कि व्यक्तियों की वह गहरी भावनात्मक समझ जिसमें वह दूसरे लोगों की स्थिति को समझते हुए, उनकी मन स्थिति को समझते हुए क्या करता है, उस समस्या के स्वरूप को, उसकी गहराई को महसूस करता है, उसे समानुभूति कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि आखिर कब कब कौन कौन सी स्थिति में हम माना जाएगा कि यह जो भावना उत्पन्न हो रही है वह समानुभूति के द्वारा हो रही है। तो समानुभूति में क्या क्या होता है? इसमें दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, स्थितियों एवं जरूरतों को समझने पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? उसकी भावनाओं को समझने पर, उसकी स्थिति को समझने पर, साथ ही साथ आखिर उस स्थिति में उस व्यक्ति की क्या क्या जरूरतें हैं, उन सभी को समझने पर बल दिया जाता है। और जब आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो आप उसकी मन स्थिति को समझ पाते हैं, उसकी समस्या को समझ पाते हैं और उस समस्या के निदान के लिए हल निकाल पाते हैं। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति की मन स्थिति को सही तरीके से नहीं समझेंगे, उसकी समस्या की गहराई को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक आप उचित हल भी नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए लोक सेवक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में समानुभूति भी आता है। इस क्षमता से युक्त व्यक्ति सांवेगिक बुद्धि तथा दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी पाया जाता है। उन व्यक्तियों में क्या होता है? सांवेगिक बुद्धि का भाव रहता है, इमोशनल इंटेलिजेंसी का भाग रहता है, साथ ही साथ संवेदनशील, वह संवेदनशील भी रहता है, अर्थात उसकी स्थिति के प्रति सहिष्णु रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करता है। इसमें दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होकर उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाता है। परिभाषा में हम अभी समझ ही चुके हैं, वही उसकी विशेषताएं रहती हैं। आगे, समानुभूति के विकास के लिए लोगों की समस्याओं को समझने, महसूस करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। अर्थात समानुभूति कब होगी? जब व्यक्ति को इस तरीके के अवसर प्राप्त हो कि कोई व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर रहा हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर बहुत बड़ी विपदा या समस्या आन पड़ी हो, तभी तो आपको मौका मिलेगा समानुभूति व्यक्त करने का, समानुभूति के आधार पर चलने का। तभी आप सामने वाले की समस्याओं को समझ सकते हो, सामने वाले की समस्याओं का निदान कर सकते हो। इसमें सबसे प्रमुख गुण होता है सक्रिय श्रवण, समझने का प्रयास करना। आप एक सिविल सेवक हैं और आपके सामने दिन प्रतिदिन में कई ऐसी समस्याएं आएंगी जब लोग गुहार लेकर आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, मेरे यहाँ डकैती हो गई है, मेरे छोटे भाई को इसने पीटा है, यहाँ पर दंगा हो गया है, या कोई आपदा या विपत्ति आन पड़ी है। तो जब ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन यदि आपके पास सक्रिय श्रवण की क्षमता नहीं है तो आप ना तो उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करोगे, ना उन पर जो बीती घटना है ना उसको सुनने का प्रयास करोगे। और जब इस तरीके की स्थिति होगी तो आप क्या उनके प्रति कोई निर्णय पर पहुंच पाओगे या उनकी सहायता के लिए कोई निर्णय ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि समानुभूति का सबसे प्रमुख गुण होता है सक्रिय श्रवण। जब कोई व्यक्ति आपके पास गुहार लगाते हुए आता है तो सबसे पहले आप उसकी सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। जब आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो वह व्यक्ति अपनी सारी स्थिति से आपको अवगत कराता है, वह बातें भी आपको बता देता है जो उसको नहीं बतानी होती हैं, या वो सोचता है कि इसको बताने से क्या फायदा। लेकिन जब उसे लगता है कि जो अधिकारी है वो बहुत गहनता से, बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन रहा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वह अपनी सारी विपत्ति, सारी आपदा को आपके सामने व्यक्त करता है। और जब आपके सामने सारी स्थिति खुल जाती है, सारे तथ्य खुल जाते हैं, तो आप सही निर्णय पर उसकी मदद के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए उस तक पहुंचने में आपको बहुत सहायता मिलती है। बात करते हैं हम आखिर समानुभूति के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो समानुभूति के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संज्ञानात्मक और एक होता है भावात्मक। कौन कौन से? एक संज्ञानात्मक और एक भावात्मक। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है? संज्ञान के आधार पर जो समानुभूति बनती है, अर्थात
जो तथ्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर बने। और भावनात्मक में क्या होता है, जो भावनाओं के आधार पर बनती है, आपके अंदर से कोई अंतःक्रिया करने की भावना उत्पन्न होती है, सामने वाले की मदद करने की भावना उत्पन्न होती है, वह कहलाती है भावनात्मक समानुभूति। समझने का प्रयास करते हैं कि संज्ञानात्मक और भावात्मक समानुभूति के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो यदि हम संज्ञानात्मक समानुभूति की बात करें तो इसमें परिप्रेक्ष्य ग्रहण होता है और कल्पना होती है। अभी इनकी डिटेल में आगे बताऊंगा कि परिप्रेक्ष्य ग्रहण क्या होता है और कल्पना क्या होती है। यदि हम भावनात्मक की बात करें तो भावनात्मक समानुभूति की चिंता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे करुणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करुणा। करुणा का अर्थ ही समानुभूतिक चिंता ही होती है। और दूसरा भाग होता है समानुभूतिक तनाव। समानुभूतिक चिंता सिविल सेवकों के लिए ठीक होती है, लेकिन जो समानुभूतिक तनाव होता है यह लोगों की जिंदगी को क्या इतर वितर कर देती है, उसको इतने तनाव में डाल देती है कि उसका जो सामान्य जीवन होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिविल सेवक के लिए समानुभूतिक तनाव से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ये प्रकार इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि सिविल सेवक के लिए सबसे आवश्यक गुणों में क्या आता है, समानुभूति आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा गुण, कौन सी समानुभूति हमें रखना है और कौन सी समानुभूति हमें नहीं रखना। आपको समानुभूति के प्रकार तो पता होना चाहिए कि आखिर क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। चलिए हम समझते हैं कि परिप्रेक्ष्य ग्रहण क्या कहलाता है। परिप्रेक्ष्य ग्रहण में जब हम किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, अर्थात समाज में आप रहते हैं, समाज में किसी कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, यदि हम उसको समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो वो कहलाता है परिप्रेक्ष्य ग्रहण। और वो हम कैसे करते हैं, वो संज्ञान के आधार पर करते हैं, सूचनाओं के आधार पर करते हैं, विश्वासों के आधार पर करते हैं, तथ्यों के आधार पर करते हैं। क्लियर है। दूसरा आता है कल्पना। कल्पना में क्या होता है, कोई एक काल्पनिक चरित्र हो और कोई उस काल्पनिक चरित्र की आप परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, तो वो क्या कहलाती है, कल्पना। जैसे कि आप मूवियां देखते हो, मूवियों में आप देखते देखते कभी कभी इमोशनल हो जाते हो कि यार मान लीजिए कोई एक्टर है वो खत्म हो जाता है या बहुत पिट जाता है, उसकी माँ रोती है, माँ बिलखती है, बहन रोती है, तो उनको देखकर कभी कभी आपके अंदर भी भावनाएं क्या हो जाती हैं, उत्पन्न होने लगती है। उसके दुख को देखकर आपके अंदर भी क्या होता है, दुख उत्पन्न होने लगता है। तो वह जो होती है कल्पना होती है कि इसको किस तरीके का दुख प्राप्त हो रहा है, तो वह क्या होता है, वह कल्पना कहलाता है। तो ये दोनों किस में आते हैं, संज्ञानात्मक समानुभूति में। भावनात्मक समानुभूति का एक प्रकार मैंने बताया था समानुभूतिक चिंता, जिसे कहा जाता है करुणा। समानुभूतिक चिंता क्या होती है, इसमें व्यक्ति की भावनाएं कैसी हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, अर्थात वह चाहने लगता है कि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में सुधार हो जाए, और यदि वह किसी तरीके से सहयोग करने की स्थिति में रहता है तो वह हर संभव प्रयास करता है उस व्यक्ति को उस स्थिति से निकालने की, उस व्यक्ति की मदद करने की। तो जब आप उस व्यक्ति को उस स्थिति परिस्थिति से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, यदि आप सक्षम हैं तब, तो वो क्या कहलाता है, समानुभूतिक चिंता कहलाती है या करुणा कहलाती है। क्लियर है। यहां क्या है, भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। अगली बात करते हैं हम समानुभूतिक तनाव। समानुभूतिक तनाव में क्या होती है, टेंशन होती है, आपको तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात जो समानुभूतिक चिंता है वह उसमें तीव्रता का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, मतलब बहुत अधिक तीव्रता बढ़ जाती है। आपको लगता है यह तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि व्यक्ति का सामान्य जीवन भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसके लाभ कम है और नुकसान अधिक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं समानुभूतिक तनाव होता क्या है। समानुभूतिक तनाव में यदि आपको सामने वाले व्यक्ति की स्थिति पता है, आप उसके सक्षम नहीं हैं या आप सक्षम हैं भी कि इसे हम इस स्थिति से उबार सकते हैं, इस स्थिति से निकाल सकते हैं, आप उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप पर कोई दबाव आ जाता है या आपकी ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप सामने वाले व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं, उसे उस स्थिति से निकाल नहीं पाते हैं। तो जब आपके साथ ऐसी स्थिति आती है तो आप क्या तनाव में पहुंच जाते हैं, आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाले की समस्या का निदान हो सके। तो वह जो स्थिति बनती है उस स्थिति को कहते हैं समानुभूतिक तनाव। समझ में आया कि परिप्रेक्ष्य ग्रहण क्या होता है, कल्पना क्या होती है, समानुभूतिक चिंता क्या होती है और समानुभूतिक तनाव क्या होता है। सिविल सेवक के लिए क्या जरूरी है, सिविल सेवक के लिए जरूरी है समानुभूतिक चिंता, ना कि समानुभूतिक तनाव।
अर्थात आपको क्या चाहिए, आपको करना है समानुभूतिक चिंता। यदि आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है, उस पर कौन सी विपदा आन पड़ी है, कौन सी समस्या है, यदि आप काबिल हो उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए उसे, तो आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए, आपको आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है, केस स्टडी इस पर भी आती है कि आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक बूढ़ी अम्मा आपके पास आती है, बूढ़ी अम्मा आती है और नगर पालिका जो है उसकी दुकान को हटाने का प्रयास कर रही है। उसकी एक छोटी सी दुकान है जो कि सड़क के बाजू में है। सड़क का काम चल रहा था तो अवैध थी वो झोपड़ी या वो दुकान अवैध थी, तो उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वो अम्मा आती है, बोलती है कि मेरा एकमात्र सहारा ये दुकान है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा पति है, ना कोई है, मेरे सहारा एकमात्र ये दुकान है। अब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी दुकान को हटा देंगे या फिर आप उसके लिए रोजगार की या उसके दुकान की कहीं और व्यवस्था करेंगे? अब आपके सामने एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि आप तो सिविल सेवक हैं, आपको उस अम्मा से क्या लेना, आप तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपके कर्तव्यों में, आपके गुणों में एक गुण है समानुभूतिक चिंता। समानुभूतिक चिंता में क्या करेंगे आप समाज कल्याण के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। उस अम्मा के लिए जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी उसकी सहायता के लिए कार्य किए जा सकते हैं, आप उसको आगे बढ़कर करेंगे। उसको नियम का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए जो परिणाम निकलेंगे, जो कार्य का परिणाम निकलेगा, उस परिणाम की ओर आप बढ़ेंगे, ना कि नियमों के जंजाल में आप फंसेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से जैसे जब भी केस स्टडी आती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक सिविल सेवक के आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं और उसके कार्यों की सीमाएं क्या होती हैं, उसकी शक्तियों की सीमाएं क्या होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक कांस्टेबल हैं और आप बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए एक नियमावली होती है, उस नियम के अंतर्गत ही आपको कार्य करने पड़ेंगे। जो आपका बड़ा अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी होगा, जो आपको निर्देश देगा, उस निर्देश के आधार पर ही आपको कार्य करने होते हैं। क्लियर है? तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये आगे चलकर केस स्टडी में आपको बहुत सहायता मिलेगी। जब हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज कब लगनी है, कब अप्लाई होनी है और कहां पर आप इनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भावनात्मक नकल की, कि भावनात्मक नकल क्या होती है। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करना कि जब कभी मां रोती है और कुछ बच्चा होता है 3-4 साल का, नहीं समझ पाता, उसकी जो समझ है वो विकसित नहीं हो पाती और अपनी मां को देखकर, मां को रोते हुए देखकर वो भी रोने लगता है। तो वह जो एक प्रकार की नकल होती है उसे कहा जाता है भावनात्मक नकल। चलिए पारिभाषिक रूप से हम देख लेते हैं। यह क्या होती? केवल अभिव्यक्ति होती है ना? इसमें केवल अभिव्यक्ति होती है, भावनाओं को समझने की इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती या कोई भी ऐसी समझ विकसित नहीं होती जिसमें वह सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। मन स्थिति को महसूस करने और समझने का स्तर इसमें नहीं होता है। यह सिर्फ क्या होती है? केवल अभिव्यक्ति होती है। इसमें ना तो मन स्थिति को महसूस किया जाता है और ना ही समझा जाता है। यह बच्चों में सामान्यता स्थिति में देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी ये बड़ों में भी देखने को मिलती है। उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था कि मां को रोता देखकर बच्चे का भी रोने लगना, विलाप करने लगना क्या कहलाती? भावनात्मक नकल कहलाती। बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे इस उदाहरण के माध्यम से कि जब कभी आप सामने वाले को देखकर बस अभिव्यक्त करने लगो, एक नाटक करने लगो, ना तो उसकी आप भावनाओं को समझ पा रहे हो, ना उसकी स्थिति को समझ पा रहे हो, वो आपके अंदर ऐसी समझ ही विकसित नहीं है। और जब कभी ऐसा कुछ होता है तो वह क्या कहलाता है? भावनात्मक नकल कहलाता है। एक और उदाहरण मैं बहुत अच्छा बता देता हूं। जब कभी किसी के यहाँ गमी हो जाती है, लोग शांत हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं एकत्रित होकर रोने लगती हैं। उसमें कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस मन स्थिति को समझती हैं और बाकी जो महिलाएं होती हैं वह क्या करती हैं? भावनात्मक नकल का सहारा लेती हैं। वो सिर्फ रोने गाने का विलाप करती हैं, उसमें केवल अभिव्यक्ति होती है, ना तो उनकी मन स्थिति को वो समझ पाती हैं और ना ही उसे महसूस कर पाती हैं। तो वो भी क्या कहलाता है? भावनात्मक नकल कहलाता है। एक शब्द आता है सहानुभूति। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि समानुभूति और सहानुभूति में अंतर क्या होता है। समानुभूति सिविल सेवक का आधारभूत गुण होता है, लेकिन सहानुभूति सिविल सेवक का गुण नहीं होता है। समझते हैं सहानुभूति क्या है? जब हम दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं या दया दिखाते हैं,
परंतु वास्तविक रूप से हम यह नहीं समझ पाते कि जिसके लिए हम दुख प्रकट कर रहे हैं वास्तव में वह व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, अर्थात हम उसकी वास्तविक मनोदशा को नहीं समझ पाते हैं। क्या है? वास्तविक मनोदशा को नहीं समझ पाते, तो वो क्या कहलाता है? समानुभूति कहलाता है। अर्थात जिस तरीके की भावनात्मक नकल होती है उसी का ही रूप क्या होता है? सहानुभूति होता है। आप सामने वाले को देखकर दुखी तो हो जाते हो, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हो। उसको दया तो दिखाते हो, लेकिन उस पर क्या समस्या है, उसको कितना दुख प्रकट हो रहा है, उसको नहीं समझ पाते। वह स्थिति कहलाती है सहानुभूति। इसमें स्व तथा पर का अंतर निश्चित तौर पर बना रहता है, अर्थात इसमें पता रहता है कि मेरी स्थिति क्या है और सामने वाले की स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें एक दूसरे की स्थिति को समझा नहीं जाता, समझ पाता नहीं है व्यक्ति। बात करते हैं हम समानुभूति का विकास आखिर होता कैसे है। ध्यान रखना, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, इसी के विषय में हमें पढ़ना है, क्योंकि यही लोक सेवक के लिए आधारभूत मूल्य है। तो इसके विकास में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं माता पिता का पालन पोषण, परिवार निभाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही वह जन्म लेता है तो उसकी जो प्रारंभिक पाठशाला होती है वह उसका परिवार होता है, वह उसके माता पिता होते हैं। वही उसे बताते हैं कि कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी चीज बुरी होती है। वही उसे भावनाओं से रूबरू कराते हैं, वही बताते हैं कि इस चीज पर हमें दुख प्रकट करना चाहिए, इस चीज पर हमें सुखी होना चाहिए। अर्थात बच्चों में समानुभूति का विकास माता पिता द्वारा किया गया लालन पोषण होता है, और लालन पोषण उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर वह उसके बाद स्कूल जाता है। स्कूल और कॉलेजों में या ऑडियो विजुअल तकनीकों के माध्यम से या फिल्म आदि के माध्यम से वह समाज से रूबरू होता है, और समाज से रूबरू होकर समानुभूतिक जो विकास होता है, समानुभूति का जो गुण होता है, उसे वह सीखता है। विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों या समूहों की स्थिति प्रदर्शित करके छात्रों में समानुभूति का विकास किया जाता है। जब वह स्कूल में जाता है, समाज में जाता है, तो स्कूल से समाज में ऑडियो विजुअल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से उसे बताया जाता है कि कहां पर उसे कैसा महसूस करना है, कौन से व्यक्ति की स्थिति किस तरीके की है, उसे समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अर्थात दूसरा चरण क्या होता है? स्कूल और कॉलेज होता है। बच्चों के बीच वैविध्य की नीति लागू करना, जिससे वह दूसरे समूहों के साथ अधिक से अधिक अंतःक्रिया करे। जब व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ रहेगा, उनको समझेगा, तो वह उनकी स्थिति भी समझेगा। वह समझने का प्रयास करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। और जब उनमें घनिष्ठ मित्रता होगी तो वह एक दूसरे की समस्याओं से एक दूसरे को निजात दिलाने के लिए भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा उनके अंदर जो समानुभूति है, समानुभूति का गुण जन्म लेता है। बच्चों को आपसी अंतःक्रिया का मौका जब हम देते हैं तो वह एक दूसरे को समझते हैं, समझकर अपने अंदर जो समानुभूति है, समानुभूति को विकसित करते हैं। कुछ व्यवसाय होते हैं, क्या है? जिन व्यवसायों में दूसरों की अनुभूतियों या मना स्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। यदि उन व्यवसायों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक रूप से समानुभूति के गुण लोगों के अंदर बहुत तीव्रता से विकसित हो जाएंगे। जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसमें डॉक्टर और नर्स का, चिकित्सक और नर्स का। क्योंकि चिकित्सक के सामने दिन प्रतिदिन ऐसी स्थितियां जन्म लेती हैं जिनके आधार पर वह व्यक्ति की मनःस्थिति को समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उनके दुखों को समझता है, और उसके आधार पर उसके अंदर कुछ भावनाएं भी जन्म लेती हैं। वह उन स्थिति से उसको निकालने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनको बढ़ावा देकर लोगों के अंदर समानुभूति का विकास किया जाता है। तो ध्यान रखना, सिविल सेवक के लिए भी समानुभूति बहुत आधारभूत गुण होता है। और इसको विकास कैसे किया जाता है, इसका विकास कैसे होगा, तो मैंने अभी बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं। उन्हीं पॉइंटों के आधार पर यदि हम अंतःक्रिया करते हैं, यदि उनका विकास करते हैं, तो उससे जो समानुभूति है उसका भी विकास बहुत तीव्रता से होता है। बच्चा पैदा होगा तो परिवार के द्वारा उसे समानुभूति का गुण सिखाया जाएगा। जब वो स्कूल में जाता है और स्कूल के बाद समाज से जुड़ता है, तो समाज और स्कूल द्वारा, फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा, किताबों के द्वारा भी उसके अंदर समानुभूति के गुण का विकास किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों के साथ जब वह अंतःक्रिया करता है, समाज के साथ जब वह अंतःक्रिया करता है, तो उससे भी समानुभूति का गुण जन्म लेता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं, यदि उनके माध्यम से उन व्यवसायों का विकास किया जाए, उनको महत्वता दी जाए, तो उसके आधार पर भी समानुभूति का गुण बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगा। ऐसे साहित्य और उपन्यास और कलाओं को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए जिससे समानुभूति का विकास हो, जो समानुभूति की सीख दें। इसलिए लोगों को नोवेल पढ़ाए जाते हैं, किताबें पढ़ाई जाती हैं, साहित्य पढ़ाए जाते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब समानुभूति की विशेषताएं बता रहा था तभी कहा था कि समानुभूति का सबसे प्रमुख गुण होता है सक्रिय श्रवण। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि समानुभूति में सक्रिय श्रवण आखिर भूमिका किस तरीके से निभाता है। तो समझने का प्रयास करना, एक उदाहरण मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बार फिर बता देता हूं कि आप एक सिविल सेवक हैं, आप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई दीन दुखियारी व्यक्ति या दीन दुखियारा व्यक्ति आपके सामने आता है, अपनी समस्याओं को लेकर आता है। तो जैसे ही वो आपके सामने आता है और अपनी समस्या सुनाने लगता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको सीधे बोल देंगे कि ठीक है जाओ रिपोर्ट लिखाओ और बात खत्म करो, या उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन करेंगे? जब आप उससे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, उसको डांटते हैं, धपकारते हैं, उसका सहयोग नहीं करते, तो क्या हुआ है, अपनी समस्या को सही तरीके से आपको व्यक्त करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए आपको ये नीति शास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, एक सिविल सेवक को किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। वह सिविल सेवक बैठा हुआ रहता है, यदि उसके पास कोई दीन दुखियारी व्यक्ति आता है अपनी समस्या को लेके, तो सिविल सेवक बोलता है कि बैठिए, उसको पानी बुलवाता है, फिर उससे बोलता है ठीक है आप अपनी समस्याएं धैर्य के साथ सुनाइए, मैं सुनने के लिए बैठा हूं। उसको कुछ समय देता है, और जब वह समय देकर उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुनता है, और जब वह ध्यानपूर्वक सुनेगा, तो और सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हाँ, सिविल सेवक जो है मेरी मदद करने के लिए आतुर है, वह मेरी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है, तो वह अपनी सारी समस्या को सही तरीके से व्यक्त करेगा। और जब आपके सामने सही तरीके की समस्या आएगी, सही तरीके की समस्या को समझने के लिए सभी तथ्य मिलेंगे, तब आप उस समस्या के निदान के लिए आगे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए समानुभूति को सामने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है, सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त करे कि वह अपनी सारी समस्याओं को आपके सामने रख दे, ताकि आप उस समस्या का निदान निकाल सकें। अर्थात समानुभूति को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या विकसित करना पड़ेगा? सक्रिय श्रवण की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। और सक्रिय श्रवण की भूमिका ही यही होती है, इससे जो व्यक्ति होता है उसको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि वह अपनी समस्या को जब सुना रहा है तो सिविल सेवक उसका समर्थन कर रहा है। साथ ही साथ आपको भी मदद मिलती है कि आप उस समस्या के निराकरण के लिए, आप उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत करीब पहुंच जाते हैं, उसके लिए आपको मार्ग प्रशस्त हो जाता है। चलिए हम इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। समानुभूति के विकास के लिए सक्रिय श्रवण या ध्यान से सुने जाने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोगों की समस्याओं को पूरी तरह समझने के लिए उनकी बात, विश्वास, विचारधारा और परंपरा आदि को पूरे ध्यानपूर्वक और तन्मयता से सुना जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अभी बताया आपको कि क्या क्या करना चाहिए। आपको सामने वाले व्यक्ति को बैठाना चाहिए, फिर उसकी समस्याओं को, उसकी स्थिति को सही तरीके से समझने के लिए उसकी हर बात को, हर विश्वास को, हर परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। सक्रिय श्रवण से व्यक्ति के साथ जुड़ना और उनकी भावनाओं को समझना आसान हो जाता है। जब आप उसकी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो आप उसके साथ क्या करते हैं, एक संबंध बना लेते हैं, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं। और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर समानुभूति का जो गुण है वह क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आप उसकी स्थिति को समझने लगते हैं। अतः सक्रिय श्रवण से समानुभूति का विकास होता है, क्या होता है, सरलता से संभव हो जाता है। कोई अधिकारी किसी व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुनता है, इससे अभिभूत होकर व्यक्ति अपने मन की हर बात, हर समस्या, हर तकलीफ बता देता है। और इस प्रक्रिया में जो आम जनता है उसको भी मानसिक संतुष्टि मिलती है कि प्रशासक अधिकारी ने हमारी बात सुनी है। आपने देखा होगा कि जन सुनवाई लगती है, वहां पर कलेक्टर होते हैं, कुछ बड़े अधिकारी होते हैं, वह आकर बैठते हैं और आपसे बोलते हैं ठीक है आप आइए, अपनी समस्या को हमारे सामने अभिव्यक्त कीजिए।
आप जाते हैं, आप अपनी समस्या को सुनाते हैं, वह उसका हल तुरंत वहीं के वहीं निकालने का प्रयास करते हैं। वह कैसे संभव होता है? वह समानुभूति और सक्रिय श्रवण से होता है। यदि बहुत सारे लोग हल्लाहू करें, कोलाहल मचाएं और उसमें आपकी आवाज दब जाए या सिविल सेवक सुनने के लिए तैयार ही ना हो, तो क्या आपकी समस्या का निराकरण होगा? नहीं होगा। और इसी समस्या के निदान के लिए जो जन सुनवाई है उसकी पहल की गई है। देखिए, जन सुनवाई या जनता दरबार जैसी व्यवस्था भी समानुभूति से ही संबंधित है। सक्रिय श्रवण होने से न केवल समानुभूति का विकास होता है, बल्कि समर्पण की भावना में भी वृद्धि होती है। जन सहभागिता एवं जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सक्रिय श्रवण क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, व्यक्तियों का विश्वास आपके ऊपर होगा, उनकी सहमति आपके लिए मिलेगी, और आप यदि कोई योजना का क्रियान्वयन करना चाहते हैं तो वह क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से सफल हो पाएगा। तो ये हमारा हुआ समानुभूति वाला टॉपिक। अगले बहुत कुछ गुण हैं सिविल सेवक के लिए, और भी गुण हैं, उन गुणों को हम समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं गुणों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।